शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का है क्या, पहले उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे कि क्या क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उसके बाद में फिर कई इनइक्वालिटीज को प्रूव करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशंस का यूज कैसे होता है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे आप लिमिट एज अ सम। अब आपकी एनसीईआरटी में लिमिट एज अ सम जो है वो किसी और चीज के लिए काम में आता है, लेकिन उसका जेईई में एप्लीकेशन कैसे है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्लस आप देखेंगे तो लेबनीज थ्योरम है, वो डिफरेंशिएशन करना आपके इंटीग्रेशन का जब उसकी लिमिट्स वेरिएबल हो, वो सिखाता है। एडवांस लेबनीज थ्योरम है। इन चीजों को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे यार, ठीक है। तो काफी सारी इसमें चीजें हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं कि चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जेई के हिसाब से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन काफी आसान है डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन बोर्ड्स में उल्टा है। बोर्ड में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको ज्यादा आसान लगेगा, इंडेफिनिट में आपको अप्रोच सोचनी रहेगी। यहाँ पे आपको बहुत अप्रोच नहीं सोचनी होती, 8-10 प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं को यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी हो, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग लिखिए न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। हेडिंग लिखिए यार न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला होता क्या है पहले उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद ये जो दो नोट हैं उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। सब लोग हेडिंग लिखिए न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ये लेबनीज थ्योरम नहीं है, कोई गलत तरीके से ना ले इसे, वो लेबनीज थ्योरम नहीं है। न्यूटन ने क्या बताया आपको, न्यूटन ने आपका रिलेशन बताया इंटीग्रेशन, न्यूटन लेबनीज ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही रिलेशन बताया। लेबनीज ने प्रॉपर बाद में काम किया किस चीज के लिए, आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन पे, अगर उसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया जाए तो न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा यार। ये पार्ट मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पार्ट आप सब लोगों को पता है। तो इसमें सिंपल इसने बोला है यार कि अगर डी बाई डी एक्स आपके पास दिया जाए, किसमें, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, डी बाई डी एक्स हमारे पास है, उसका डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं तो स्मॉल एफ एक्स अगर आपको अचीव हो रहा है, ये ऑलरेडी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देख चुके हैं। बस दिक्कत क्या थी, वहां पे लिमिट्स नहीं दिए गए थे, वहां पे कोई आपको इंटरवल नहीं दिया गया था, जैसा कि यहां पे दिया गया है x बिलोंग्स टू a टू b, ऐसा वहां पे नहीं दिया गया था, ठीक है। बस इतना पार्ट जो है यहां से, ये वाला पार्ट वहां पे नहीं अवेलेबल था, बस ये चीज वहां पे थी। तो इस चीज के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा बेसिकली, तो एक आइडिया लेते हैं यार हम लोग, कैसे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, क्या रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलता कैसे यार, एक रैंडम ग्राफ हम लोगों ने चूज किया, मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है आपके सामने, ठीक है। अब ऐसे केस में हमने रिप्रेजेंट किया यार, यहां पे ये मेरा मान लेते हैं a दे रखा है और ये लिमिट आपको दे रखा है b x एक्सिस पे, तो ये डॉटेड लाइन बनाया है मैंने, ये a दे रखा है आपको, ये b दे रखा है, और ये जो फंक्शन दिया गया है ना यार, ये स्मॉल एफ एक्स है, याद रखिएगा स्मॉल एफ एक्स है, ये x डायरेक्शन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, सिंपल इंटीग्रेशन, जो अनबाउंडेड इंटीग्रेशन होता है, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उससे आप बहुत ज्यादा चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जो है वो सिंपल एक ही चीज बोलती है कि जहां से जहां तक आपने लिमिट लगाया है, जैसे आपने इस केस में लिमिट लगाया a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो आप कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वहां से वहां तक का एरिया, मतलब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ये जो एरिया है ये बाउंडेड है आपके इस ग्राफ एफ एक्स से और आपके एक्स एक्सिस से, ये एरिया आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट इस तरीके से क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बेटा देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने अप्लाई किया, ठीक है, हमने बोला जी a से b एफ एक्स है, अब उस एफ एक्स को रिप्रेजेंट क्या किया जाए, तो बेटा आप जो अभी आपका ट्रांजिशन आपके सिलेबस से जो चीज हटा दी गई है वो आपका होता था कौन सा, ये लिमिट एज अ सम। तो लिमिट एज अ सम आपको बताता है बेटा कि इंटीग्रेशन जो है ना वो क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ एरियाज है। तो वो क्या करता है, वो स्ट्रिप्स को चूज करता है, एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाता है, वो बहुत नजदीक नजदीक, और उन स्ट्रिप्स को चूज करके उनके एरियाज को ऐड करता हुआ चलता है। ये जो चीज है, ये चीज आपको इनडेफिनिट से डेफिनिट में कन्वर्जन और प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन देती है, ठीक है।
तो इनकी एरियाज को ये मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी जेई और बोर्ड के हिसाब से कंबाइंडली सीखेंगे, तो अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करने वाला। अभी बस मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है। वो करता क्या है, वो ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करता है और उन सारी स्ट्रिप्स को बाद में ऐड कर देता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को कुछ दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इट इज अ क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ दीज स्ट्रिप्स। क्यूमुलेटिव का मतलब है आप इन्हें छोटे छोटे जो हिस्से हैं उन्हें ऐड करते जा रहे हैं डिस्क्रीटली, इतना आप इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा बात फंस जाती है यहां पे कि सर फिर ये क्यों रिप्रेजेंट किया गया, ये लिमिटिंग कंडीशंस क्या है। इसने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, इसने क्लियरली बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b दिया गया है। ओपन इंटरवल का मतलब है ये जो पोजीशन है a और ये जो पोजीशन है b, उसको आपका x बिलोंग नहीं करता है। उसका मतलब जो fx रहेगा वो a और b पे अपनी वैल्यू इस फंक्शन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता। वो कैसी वैल्यू लेगा, लिमिटिंग वैल्यूज ही लेगा। तो अगर आपके पास आउटपुट निकल के आ रहा है fx, तो fx के केस में हम लोग अप्लाई करेंगे कितना, x टेंड्स टू। अब b माइनस का क्या मतलब है, b के अंदर वाला पोर्शन, और a प्लस का क्या मतलब है, a के अंदर वाला पोर्शन, मतलब b से पीछे और a से आगे। तो इसलिए इसने b माइनस यूज किया है और यहां पे इसने यूज किया है x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तो ये दो चीजें इसने यहां पे यूज किया है। अच्छा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ऐसे केस में चीजें चेंज हो जाएंगी। इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, उसे हम नोट में देखेंगे। अब बोलोगे सर आपने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया, मतलब क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेटा याद रखना है सिर्फ इतना सा पार्ट कि जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको दिया जाएगा, मान लेते हैं 2 से 3 आपको दिया गया है और एक्स स्क्वायर है, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो सॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके एक्स स्क्वायर पे, कि वो कैसा फंक्शन है, क्या वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या वो कोई क्रिटिकल पॉइंट रखता है। तो यहां पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। तो अभी ये फंक्शन मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि 2 से 3 से लेके एक्स स्क्वायर आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये ग्राफ हो गया आपका, यहां पे कहीं मिलेगा 2, यहां पे कहीं मिलेगा 3। तो बोलोगे सर प्रोसेस क्या है, सॉल्व कैसे करें, तो बोलूंगा बेटा सीधा है, इस 2 और 3 को भूल जाओ अभी के लिए। सीधा एक्स स्क्वायर का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन विच इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इसे आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे 2 से 3 में। तो अगर इंटीग्रेशन इस तरीके से दिया गया है और फंक्शन अंदर कॉन्टिन्यूअस है तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। रीजन क्या है उसका, अगर मैं लिमिट लगाऊं x टेंड्स टू 3, अपर लिमिट 3 माइनस, और यह लगा दिया जाए आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पे, और इसी तरीके से अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं x टेंड्स टू 3 प्लस यहां पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पे, तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इस वजह से जो इसका LHL है या जो इसका RHL है वो वैल्यू ऑफ लिमिट के बराबर ही आंसर देगा। आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं, मैं एक को सॉल्व करके दिखा देता हूं और फिर फाइनली कंक्लूड कर दूंगा कि इस पूरे प्रोसेस से मैं कहना क्या चाहता था। ये हो गया है यहां पे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं है, वो क्वेश्चन में ही आपको समझ में आएगा कि क्यों इस लिमिटिंग केस को यूज किया गया है। मैंने उसके लिए आज नहीं तो कल एक एग्जांपल रखा हुआ है ऑलरेडी इन स्लाइड्स में, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है यार। अब 3 माइनस 0, अब 0 बहुत मतलब h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आप डायरेक्टली वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है लिमिट्स में। तो आ जाएगा 3 का क्यूब इज 27 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा यार, आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे आप इसका तो 9 आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं 9, और आप चाहें तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी करेंगे इसको 3 को, तो 3 का क्यूब इज 27 डिवाइडेड बाय 3, वो भी 9 ही आएगा। इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। जेई मेन मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के साथ डील करेगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। रिक्वायरमेंट उनको टेंशन लेना होगा जो एडवांस के पेपर को बहुत अच्छे से सीरियसली ले रहे हैं, वो शीट में आपको कवर हो जाएगा। तो बेटा सिंपल सा केस है, ये पूरा पूरा आपको नहीं अप्लाई करना है, आप सीधे जाएंगे यहां से सीधे इस स्टेप पे, मतलब एक्स स्क्वायर का आप करेंगे इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और 2 से 3 में ये 3 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस करके, ये आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज जो बच्चे के दिमाग में आती है जब वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहा होता है कि सर हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब पढ़ा था तो आपने बहुत जोर दिया था किस चीज पे, कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना ही चाहिए।
तो अगर मैं लिमिट्स पे ध्यान ना दूं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। फिर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में हटा दिया, तो इसका क्या लॉजिक है? तुम बोलूंगा सीधा बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपने इंटीग्रेशन किया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंसीडर कर लो, 3 को सब्स्टिट्यूट करो तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3, ये प्लस सी आएगा इसके साथ में। फिर आपने लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, ये कितना आ जाएगा 2 का क्यूब इज 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी आ जाएगा बेटा, ये देखिए सी ने सी को उड़ा दिया, 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहां से आ रहा है आपका 8 डिवाइडेड बाय 3। अब सॉल्व करेंगे, वैसे भी 27 डिवाइडेड बाय 3 9 ही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आपको मिल जाएगा जो आपको पहले मिला हुआ था। तो बताइए अगर इस पूरे पोर्शन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए यार। सर हाँ सर, इसमें हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे? क्या बोल रहे हो? सही वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स वाला ये ऊपर वाला? ऊपर। नहीं सर, हाँ नहीं, इसके साइड में। ये वाला? हाँ सर, ये वाला। अरे ये जो पार्ट बता रहा है ना, ये सिर्फ इतना ही बता रहा है कि जब भी आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है अंदर वाला जो एफ एक्स था, तो आपको लिमिटिंग केस से डील करना पड़ेगा। देखो जरा, अगर ये केस, ये मैं आपको बोल दूं ए और बी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है आपका फंक्शन, ये एफ एक्स जो है, तो ऐसे केस में, या यहां पे देखो इसने इंक्लूड भी नहीं किया हुआ है ए टू बी, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? आप यही तो बोलोगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उसका चांस ये है ना कि बी वाली जो वैल्यू है वो आपको यहां पे ना मिलके कहीं और मिल रही हो, तो आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, तो बी माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा आपको, और इस केस में ए प्लस को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वही इंटरवल के अंदर है। बी माइनस होने का मतलब वो कहीं पे यहां पे मिलेगा आपको, और ए पॉजिटिव होने का मतलब है वो कहीं पे यहां पे मिलेगा, बहुत क्लोज मिलेगा ए के, और ये बहुत क्लोज मिलेगा बी के। तो ये पार्ट सिर्फ इतना ही बता रहा है कि आप लिमिटिंग केस के साथ डील करेंगे अगर आपका फंक्शन अंदर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, या फिर उनके डिसकॉन्टिन्यूअस पार्ट हमको पता होंगे, वहां पे हम फंक्शंस को ब्रेक कर लेंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है सर, अगर बॉक्स एक्स है, जैसे बॉक्स एक्स ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो बेटा उसका इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस अलग रहेगा, हम उसे तोड़ेंगे अलग अलग। ठीक है, ओके बॉक्स सर। एक्स को हम लोग इंटरवल बाय इंटरवल सॉल्व करते हैं, जैसे 0 to 1, 1 to 2। मान लेते तुमने 0 से 20 बॉक्स एक्स को सॉल्व करना है, तो हम 0 to 1 जाएंगे, फिर अगले इंटरवल में 1 to 2 जाएंगे, फिर 2 to ओके 3 सर। जाएंगे, और ऐसे सॉल्व करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे हम लोग। भव्या यस सर, समझ समझ आ आया? गया। यस सर। हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट है? सर एक डिस्कंटिन्यूअस का एग्जांपल और करा अरे दो। देंगे रे हर्षित, देंगे भाई, अभी पहले ही डिसकंटिन्यूअस फेल दूं क्या? क्वेश्चन सर देखो ना, बहुत सारे हैं, देखो अभी पढ़ाने तो दो, अभी तो जस्ट डेफिनेशन बताया है। जूम आउट कर दो। हाँ भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, इसके सर। नोट को देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ सर, बोर्ड में मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से आएंगे ना इंटीग्रेशन? बिल्कुल बिल्कुल, और अभी सिखा दूंगा मैं यार, डिसकंटिन्यूअस को ब्रेक करना, क्यों टेंशन ले रहे हो? इंटरवल बाय इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। देखो सर। हमने, याद करो, फंक्शंस में एक चीज पढ़ी थी यार, पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को हम ब्रेक करेंगे, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, उसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, tan 10x हो गया, ठीक है, tan का फंक्शन हो गया, टेंजेंट फंक्शन या कोटेंजेंट फंक्शन हो गया, उनको ब्रेक करेंगे। अभी टाइम लगेगा, आज तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है बच्चे। ओके सर, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, हाँ भाई बताओ, हो गया, बड़े आगे? यस सर। यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं, ये 2 नोट है यार, इसको देख लेते हैं। तो पहले देखो, ये सेकंड नोट तो आपको क्लियर हो गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर आपका एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, जो कि ऑब्वियस है, इस ये स्मॉल एफ एक्स या कैपिटल एफ एक्स दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, तभी उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस में आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी में, तो आप डायरेक्टली ये लिमिट ना अप्लाई करने की बजाय डायरेक्टली यहां पे बी डाल सकते हैं और यहां पे ए डाल सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो ये सेकंड पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दो यार, नहीं तो मैं फर्स्ट पॉइंट को समझा देता हूं। है किसी को? आदि या अनंत, अंशुल, भव्या, भानु या बीके, नो सर। देव, ध्रुव, हर्षित, कशिश, कशिश, खुशी, निकिता, रोहन, स्नेहा, तान्या, तरुण, उत्कृष्ट, वैभव, विधि। आज भी एब्सेंट है कृष्णा कृष्णा। चलो, है किसी को डाउट? नहीं चैट में लिख दो भैया, अगर नहीं बोलना चाह रहे हो तो। बोल नो सर।
चलो इतने से पोर्शन को उठाते हैं, इसे समझाते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज भैया उसे सॉल्व करना शुरू कर दें, है ना। ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नोट्स लिंक पे क्लिक करें, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है वहां पे। चलिए भाई बात देखो, अभी अभी आप क्या डील कर रहे थे, इससे पहले वाले पार्ट में आपने बोला था ए टू बी, इंटरवल था ए टू बी, इसका मतलब बी आगे था ए पहले था। अभी इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने बोल दिया ए बी से बड़ा हो गया। अगर ए बी से बड़ा हो गया तो जो इंटीग्रेशन का आंसर रहेगा ना ए टू बी, आपको इसकी टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यार। इसने बस आपको ग्राफिकली ये बात बताने की कोशिश की है कि अगर मान लेते हैं चेंज हो गया और ये ऐसा प्रोसेस हो गया, यहां पे आ गया बी और यहां पे कहीं अचीव कर लिया आपने ए, तो आप ए का इनर पोर्शन लेना शुरू कर दोगे यार और बी का आउटर पोर्शन लेना शुरू कर दोगे। अपर लिमिट अभी भी क्या है आपके पास में बी है, तो बी पॉजिटिव के लिए लिमिट चेक करना शुरू कर देंगे हम लोग, मतलब बी के इनसाइड वाला पोर्शन x टेंड्स टू बी पॉजिटिव, और यहां पे क्या शुरू कर देंगे हम लोग, ये x टेंड्स टू बी पॉजिटिव, ये आ जाएगा कैपिटल Fx माइनस लिमिट, यहां पे x टेंड्स टू a माइनस यूज करेंगे हम लोग कैपिटल Fx। बेटा अभी एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम बोलेंगे आपसे अगर a b से बड़ा है तो उस केस में हम इसे चेंज करके बाहर माइनस लगा देंगे, तो वो माइनस इसने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है। देखो होना क्या चाहिए था, अगर ए बी से बड़ा है, आप इंटीग्रेशन यहां से यहां कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये ए वाला पोर्शन पहले आना चाहिए था, बी वाला बाद में आना चाहिए था, मतलब माइनस साइन बाहर अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा अगर मैं इन्हें चेंज कर दूंगा तो वो चीज को आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसने लिमिट में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया इस चीज को कि आपका बी पहले आ रहा है तो बी का इनर पोर्शन आप यूज करेंगे, दैट इज बी पॉजिटिव, और ए बाद में आ रहा है मतलब ए आगे आ रहा है तो ए का अंदर वाला पोर्शन आप यहां पे यूज करेंगे। बस उसने कुछ नहीं किया, लिमिट्स को स्विच किया है, पहले ऐसा था अभी ऐसा है। लिमिट स्विच होने पे जब बी बड़ा था तो बी का नेगेटिव ए का पॉजिटिव यूज कर रहे थे, ए बड़ा था तो ए का नेगेटिव बी का पॉजिटिव। आई होप लिमिट हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो यार, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए नहीं, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं यार, ये सामने आपके क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू कीजिए। सॉल्व करना शुरू कीजिए। सॉल्व करना शुरू कीजिए। डन? यस सर डन। बढ़िया, बाकी लोग? सही है।
सही है, चलिए सॉल्व करते हैं यार। सिंपल सा पार्ट है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस लिमिट भूल जाओ। सेम क्वेश्चन है, लिमिट भूल जाता है। तो कितना है आपके पास में, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो 1 अपॉन x प्लस 1, यहां पे क्या है x प्लस 2, तो आप लिखेंगे कितना, 1 अपॉन स्मॉलर टर्म माइनस 1 अपॉन बिगर टर्म। ये सिखाया था मैंने दो टर्म्स के केस में, है ना। तो आप एलसीएम लीजिए इसका, कुछ एलसीएम से डिफरेंस आ रहा है क्या, x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ये पोर्शन इससे कट गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास में 1। तो आपने क्या किया बेटा, ये पोर्शन को रिमूव किया और इंटीग्रेशन डाल दिया। ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। 1 ही आ रहा था ना दोनों का एलसीएम एलसीएम लेने पे ऊपर, तो टेंशन ही नहीं है। ये आ जाएगा लॉग ऑफ कितना है यार, x प्लस 1, ये आ जाएगा कितना, लॉग ऑफ आपके पास में आ जाएगा x प्लस 2। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, प्लस सी भी आता, तो प्लस सी को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है ये आ गया x प्लस 1, ये आ गया x प्लस 2, तो लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये आ गया आपके पास में। बस ये आपके पास में आ गया इसका रिजल्ट। बस लिमिट जैसे ही डाला, तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक सेकंड। लिमिट जैसे ही डाला तो कितना आ जाएगा, 1 से 2 डाला, ये भी इंटीग्रेशन 1 से 2 डाला, ये कितना आ जाएगा dx अपॉन x प्लस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 2। तो बस आपने डाला 1 से 2, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, x की जगह ऊपर वाली टर्म डाली जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, 2 प्लस 2 माइनस लॉग में ये 1 डाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, ये आ जाएगा। मतलब लॉग ऑफ कितना हो गया आपके पास में, ये वाला पोर्शन है 3/4 माइनस लॉग ऑफ 2/3। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे यार। log of 9/8। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए, किसी को कोई दिक्कत है कहीं भी किसी भी चीज में तो प्लीज पूछिए। अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए, नहीं पूछिए क्या, पूछिए। नहीं सर, नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये इसका सॉल्यूशन है यार, देख लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे यार, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है और उसके एग्जांपल लेना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और फिर उस पे क्वेश्चंस भी हैं। तो क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी यार, इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है आपके पास में, इंटीग्रेशन a टू b, इसने बोला हुआ है कि fx dx। तो जो आंसर यहां से आपको मिलेगा वही आंसर इंटीग्रेशन a टू b ft dt से मिलेगा। याद कीजिए मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन 1 to 2 fx। अब fx की जगह मान लेते हैं आपने x² dx लिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x³ डिवाइडेड बाय 3। ये आ जाएगा 1 से 2 में, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1³ डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज 3, दिस इज 3। तो आंसर आ जाएगा 2³ दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, आंसर आ जाएगा 7/3। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, किसका यूज करके,
1 to 2 एक्स क्यूब की जगह टी, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर डी टी, तो इसे हम यूज करेंगे टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये 1 से 2 फिर से लगेगा, 2 पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाय 3, दैट इज 7 बाय 3। तो कितना आ जाएगा 7 बाय 3। तो कुल मिला के ये सीधा सीधा बोलना चाहता है कि वेरिएबल पे आपका जो इंटीग्रेशन है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वजह से डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियरली बोल देता है कि अंदर x है तो यहां dx होना चाहिए, बस t है तो dt होना चाहिए, आपको दोनों आंसर सेम मिलेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। नहीं, नोट हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी थोड़ी आसान है इससे भी। तो ये इंटीग्रेशन चल रहा है आपका a टू b fx dx। उसका ये कहना है कि अगर आप लिमिट को चेंज कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कि अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज कर देंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करने से आपके आंसर में नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आप बोलेंगे जैसे 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, आप कैलकुलेट कर रहे थे तो अभी कितना आया था, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये 1 to 2 था, मतलब 8 by 3 माइनस 1 by 3 तो 7 by 3 आया था। इसी तरीके से अगर मैं 2 to 1 कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर dx आपको कुछ आंसर जो देगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया कितना आपका 2 to 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, और ये ओवरऑल रिजल्ट आपको माइनस 7 by 3 मिलने लगेगा। या 7 by 3 माइनस 7 by 3, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो मुझे इसके सामने एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx इज माइनस ऑफ 2 to 1 एक्स स्क्वायर dx। तो देखो इसकी वैल्यू आई थी 7 by 3, इसकी वैल्यू माइनस 7 by 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सेम आंसर आएगा। ये चीज ये बोलना चाहता है। बताइए, अगर किसी को बात नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फटाफट इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। सर लिमिट चेंज करने की जरूरत हमको कहाँ पड़ेगी? क्या बोल रहे हो सर, जो लिमिट से चेंज करने की जरूरत है वो हमको कहाँ पड़ेगी? मतलब अभी पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा बेटा। कई बार क्वेश्चंस होते हैं लिमिट चेंज करने से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कई बार लिमिट चेंज करने से आपका कुछ ऐसा फैक्टर बन जाता है जो आपको काफी हेल्प कर देता है। ठीक है, ओके, बड़े आगे। यस सर। यस सर। चलिए अगले पोर्शन पे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी के बाद कई सारे क्वेश्चंस है, तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे, पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो अगर बोला गया है आपको a टू b, ये इंटीग्रेशन a टू b, यहां पे fx dx है, तो यार इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और जो c है वो स्कूल में क्या बताते हैं आपको, मैक्सिमम जगह स्कूल्स में क्या बोलते हैं बेटा, कि जो c है ना वो आपका इनसाइड रहना चाहिए। काफी किताबों में भी ऐसा लिखा होता है कि c जो है इनसाइड रहना चाहिए, इस इंटरवल a टू b के बीच में ही रहना चाहिए c, मतलब c आपका ऐसा रहना चाहिए। लेकिन बेटा ये कंपलसरी नहीं है, हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है इसके बीच में रहना। तो आप बोलेंगे सर फिर कैसे करेंगे, तो बोलूंगा एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको समझ में आएगा। मतलब आप इसे a टू b को तोड़ के लिख सकते हो और दोनों का आंसर सेम ही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, लेफ्ट साइड के लिए मैंने फिर से 1 to 2 उठा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर dx ले लेते हैं। तो इसका आंसर अभी आया था हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, आपने डाला 1 to 2, आपके पास में आ गया 7 by 3, ठीक है। अब बात करने जा रहा हूं मैं नेक्स्ट यार किसकी, अब मैं बोल रहा हूं चलो यार मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं कुछ इस तरीके से,
ब्रेक किया मैंने 1 to 2 को इस तरीके से लिखा मैंने, 1 से 5 लिख रहा हूं मैं, 5 नहीं 4 तक ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा क्यों करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 2 हम लोग वापस आ गए 2 पे, ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं विच इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 1 to 3 प्लस ये वाले को सॉल्व करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 3 to 2। तो सॉल्व करके देख लेते हैं और आंसर क्या आ रहा है इसका। तो एक्स क्यूब वाले केस में देखो, ये क्यूब वाले पोर्शन में 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 1 डालेंगे माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये प्लस हो रहा है तो यहां पे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यहां से ये से काट देगा, दैट इज 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो 8/3 माइनस 1/3, आंसर आ जाएगा 7/3। तो ये 7/3 आपका आंसर यहां से अचीव कर पाएंगे आप। तो यहां देखो कितना आ रहा है 7/3 और यहां भी कितना आ रहा है 7/3। तो ये 3 वाला जो पार्ट है ना यार, चाहे ये इनसाइड पार्ट, अभी देखो 3 2 और 1 और 2 से बाहर लाया करता है, तो चाहे ये 3 इनसाइड हो चाहे ये 3 आउटसाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर आता ही आता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसे 1 से 1/2 ले लीजिए, 1 से 1.5 ले लीजिए और 1.5 से 2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे भी सॉल्व करेंगे, आंसर इसी तरीके से आएगा। सर बोलो। सर हम जो ये वैल्यू लेते हैं तो ये 2 और 1 के बीच में लेते हैं या फिर किसी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं? यही तो समझाया मैंने कि तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। देखो ना ये 3 जो है वो 2 और 1 के बीच में आया क्या? नो सर। तो हमने बाहर लिया ना, बाहर लेके भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, एलएचएल और एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहे हैं। ओके तो सर हमें कैसे पता सर ये चलेगा? प्रॉपर्टी किस काम आती है? बताएंगे बेटा, यूज बताएंगे, अभी आएगा क्वेश्चन उसमें अपने आप समझ आएगा। प्रॉपर्टीज अभी बस प्रॉपर्टी सीखो कि ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इसको। तो अगर बाई चांस कल को तुम बोलोगे नहीं सर मैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करता कि मैं 1 से जाता 3/2 तक, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3/2 1.5 होता है, और 3/2 से मैं 2 तक जाता एक्स स्क्वायर डी एक्स, बेटा तुम इसे भी सॉल्व करोगे तब भी सेम ही आंसर है। ठीक है भव्या? यस सर समझ आ गया। हर्षित, अभी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा ना बेटा, तब समझ में आएंगे क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। क्वेश्चंस कई बार फंस जाते हैं इसमें, डायरेक्टली नहीं सॉल्व होते, वो इनका इस्तेमाल करके बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आ जाएगा समझ। बड़े आगे नोट कर लिया है आप लोगों ने, तो बड़े आगे। यस सर। चलिए क्वेश्चन है सामने, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है सब लोगों के सामने, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। हुआ सॉल्व?
डन सर। चलिए सॉल्व करूं। आंसर तो ये दे रखा है यार 211 डिवाइडेड बाई 2। चलिए 225 एफ एक्स दे रखा है यार, 225 एफ एक्स दिया गया है। दिक्कत क्या है ना, ये फंक्शन को ध्यान से देखिए आप, इसने क्लियरली बोला है 3 से पहले आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 3 के बाद आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो आपने 2 to 3 कौन सा फंक्शन यूज किया है, ये x प्लस 3 dx, और 3 से लेके 5 आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो 3 से पहले आप कहां तक जा सकते हैं, लिमिट के हिसाब से हम 2 तक जा सकते हैं, और 3 के बाद आप कहां तक जा सकते हैं, लिमिट के हिसाब तक से हम 5 तक जा सकते हैं। बस दोनों हिस्सों को सॉल्व कर दो। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। अब देखो अंदर वाला फंक्शन x प्लस 3 2 to 3 में कॉन्टिन्यूस है यार, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सब्स्टिट्यूट करो। ये वाला पोर्शन 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स 3 to 5। बस सॉल्व कर लो यार इसको। ये जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ये कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस यहां से ये 3 से कैंसिल हुआ, 5 क्यूब प्लस 5 यहां पर माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 क्यूब प्लस 3 यहां पे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए यार, ये आ जाएगा 9 बाई 2 प्लस 3, ये आ जाएगा कितना आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास में। अच्छा एक मिस्टेक है, मैंने 3 को सीधा यहाँ पे 3 लिख दिया, जबकि आना चाहिए था कितना, 3x। ठीक है, तो ये 3x है और यहाँ पे भी 3x है, ये मेरी मिस्टेक है यार। तो इसको सुधारने के लिए आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। 3x में ये कितना आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन कितने के बराबर हो गया, प्लस में कितना है 3 into 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 into 2, तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा 3 into 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 बाई 2 प्लस 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 क्यूब इज 125 प्लस 5 130 माइनस ये 9 का क्यूब इज 27 प्लस ये 30 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यस 211 डिवाइडेड बाई 2 करेक्ट है। सब लोगों का आंसर इसी तरीके से आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। देखो ना उसने फंक्शन की डेफिनेशन ये दे रखी है, 3 से पहले ये फंक्शन, 3 के बाद ये फंक्शन, और 2 to 3 वाला यूज करना है, बस यूज कर लो, आ जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? बड़े आगे। यस सर। ये इसका सोल्यूशन है यार, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करो जल्दी।
सॉल्व करो। बढ़िया है, हो गया तो बढ़िया बढ़िया। चलिए सॉल्व करते हैं यार। ये मॉड ऑफ x माइनस 5 है यार, तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि x माइनस 5 को हम जीरो करेंगे ना, तो यहां से मुझे इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा विच इज x इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5, तो इस लिमिट को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा आपको। 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। अब ये सिचुएशन क्या है, अब जो x माइनस 5 वाला पार्ट है ना यार, ये अब इस x माइनस 5 वाले पार्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा। आप 2 to 5 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। मान लेते हैं आपने x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो 4 माइनस 5 ये कितना देगा आपको, -1। मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट हो रही है जब भी आप 2 to 5 के बीच में कोई भी क्वांटिटीज x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब भी नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट होगी तो आप इस मॉड को उठाएंगे और माइनस लगा देंगे बाहर, विच इज 2 to 5 x माइनस 5 dx। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 5 to 8 के बीच में, हमने यही बताया जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव बनेगा आप मॉड हटाएंगे और माइनस लगा देंगे। 5 to 8 के केस में आप कोई भी वैल्यू उठाइए, मान लेते हैं 6 माइनस 5 आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो अंदर बना पॉजिटिव, मॉड हटाइए, प्लस लगा दीजिए, ये आ गया 5 to 8 x माइनस 5 dx। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, 2 to 5 चलेगा, प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, ये 5 to 8। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं अभी दिखा दूंगा, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। आंसर है 9। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए, तो इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 9। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए यार। बताइए, डन सर, हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अभी वैसे मैंने करके दिखाया था आपको ऐसा ही क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। जल्दी ट्राई कीजिए, अगली प्रॉपर्टीज भी हैं। Done, sir.
हो गया, बढ़िया। ये तो सबसे हो डन जाना सर। चाहिए, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है यार, सेम टाइप का एग्जांपल लिया तो है, सबसे हो हो गया जाना चाहिए। सर, हो गया। चलिए, ये इसके आंसर्स है यार। LHS से आएगा 6, RHS को सॉल्व किया उससे भी 6 आ रहा है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, खत्म बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं यार। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यार? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, हम इसे चूज कर रहे हैं। इसे आप लिख सकते हैं यार कैसे, माइनस ए टू ए मतलब जैसे -2 to 2 हो गया, -1 to 1 हो गया, तो इसने पहला मैंने लिखा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दूसरा मैंने इसे लिखा -a to 0 एफ एक्स डी एक्स। भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप -a to a को ब्रेक कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। तो आपने बोला -a to 0 और 0 to a, दो हिस्सों में इसको ब्रेक कर लिया यार। अब मेरा चल रहा है -a to 0, ये चल रहा है एफ एक्स डी एक्स। तो आप x को रिप्लेस कर दीजिए, मैं इस पार्ट को ले रहा हूं, मैंने x को रिप्लेस कर दिया किससे, x इज इक्वल टू मैंने डाल दिया है -t, तो x इज इक्वल टू मैंने डाला है -t, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -dt हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपने यहाँ पे a की जगह सब्स्टिट्यूट किया x की जगह पे, ये लिमिट सब्स्टिट्यूशन भी एक प्रोसेस होता है यार। जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे करेंगे, तो आप आप लोगों को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट होंगी उसी में। तो ये x की वैल्यूज होती हैं, अगर यहाँ पे x चल रहा होता है तो अब यहाँ पे -a डालेंगे x की जगह -t, तो t की जगह कितना आ जाएगा आपका a, और 0 डालेंगे तो 0 इज इक्वल टू -t की जगह आ जाएगा 0। तो -a डाला था आपने कहां के लिए, -a डाला था आपने लोअर लिमिट के लिए, तो लोअर लिमिट आपकी कितनी निकल के आई, t इज इक्वल टू a, तो आप डालेंगे यहाँ पे a। फिर आपने 0 डाला था यहां से अपर पार्ट से, तो d की वैल्यू वहां से कितनी निकल के आई, 0। फिर f के अंदर x की जगह पे कितना गया, -t, और dx की जगह कितना आ गया, -dt, तो ये हो गया -dt, ये बन गया आपके पास। अच्छा दूसरी चीज मुझे बताइए, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था क्या, कि अगर a to b एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, -b to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर। मतलब अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो आप इसे लिख सकते हैं -b to a। तो बस मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल। आप 0 to a f of -t dt लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था क्या, कि अगर a to b f x dx लिखा हुआ है, वो किसके बराबर होगा, a to b f t dt के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी अभी, बस मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं ये चीज किसके बराबर, 0 to a f of -x dx। तो ओवरऑल -a to 0 एफ एक्स डी एक्स को मैं कन्वर्ट करके कहां पे ले गया, 0 to a f of x -f of -x dx। बस इस चीज का मैं यूटिलाइजेशन करने वाला हूं। बताइए किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर हाँ सर ये लिमिट में डाउट है, a को t कैसे लिया सर, t कैसे किया, x की जगह मैंने x को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं -t, तो मैंने x की जगह रखा -a, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी ना जब t रखोगे, तो -a डाला, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया a, ठीक है। इसी तरीके से अब ये लिमिट पहले x की थी, अब तुमने t वेरिएबल कर दिया तो t की हो जाएंगी। अब तुमने 0 डाला किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो 0 इज इक्वल टू -t, t की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो a to 0 हो गया काम। ओके सर, ठीक है। और किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं आगे का काम प्रोसेस कर रहा हूं। और किसी को कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछिए।
सर नो डाउट। नहीं है? चलिए। सर हाँ सर एक बार नोट करने दोगे थोड़ा? हाँ कर लो ना, इतनी देर में तो कर लेना चाहिए था। हो गया सर। चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको बंद कर रहा हूं बॉक्स में, क्योंकि इसका मैं अब यूटिलाइजेशन सिर्फ यूज करूंगा। इतने पार्ट को दिखाने के लिए मैंने आपको बनाया था। ठीक है, इतने पोर्शन को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। अब मैं किस में कर रहा हूं काम? अब मैं काम करूंगा इस पे। ठीक है, अब क्या है यार, इसको क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है, तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखा जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू 0, उसको लिखा जाएगा माइनस ए टू 0 को कितना? 0 टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनको रिकंबाइन करना, तो माइनस ए टू ए, ये हो गया एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू ए, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां पे कितना हो गया? डी एक्स। ठीक है, अब सुनो यार, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे जो हमने पहले पढ़ा था, विच इज even and odd. So for even part, if function is even, f of minus x होता है आपका fx के बराबर, and if your function is odd, तो f of minus x आपका होता है कितना? माइनस fx के बराबर। ये हम लोगों ने फंक्शंस में पढ़ा था। ठीक है, तो f of minus x fx के बराबर, odd होगा तो f of minus x minus fx के बराबर। इसे मैं यूज कर रहा हूं दो हिस्सों में। तो मैंने इसको बोला, पहला यहां पे इसको इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, यहां से आगे 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। इसे मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। पहला क्या है कि मेरा फंक्शन इवन है, दैट मींस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स इज इवन। अगर ये हो गया तो देखो ये fx में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी fx में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx। और सेकेंड पार्ट क्या है कि मेरा f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर हो जाए? माइनस fx के बराबर हो जाए। तो यहां पे माइनस fx डालेंगे तो fx प्लस माइनस fx वो एक दूसरे को काट देगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बस यही चीज अपने को ध्यान से देखनी थी। इस चीज को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब आप बोलोगे सर इस पूरे प्रोसेस में चेक क्या करना है? तुम बोलोगे बेटा पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपको एक ही चीज चेक करनी है कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड। अगर आपका फंक्शन इवन हो गया तो आप ये प्रोसेस लगा सकते हैं, अगर आपका फंक्शन ऑड हो गया तो ये लगा सकता है। मतलब आप बोलोगे सर ये चेक करना है क्या? मैं बोलूंगा हाँ यही चेक करना है। माइनस ए टू ए जरूर होना चाहिए, तभी आप ये इवन और ऑड का जो भी कॉन्सेप्ट है आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यही सेम चीज देखो इसने यहाँ पे लिखी हुई है, तो अगर हम इसे जूम करते हैं तो यही सेम चीज इसने लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्या रिपीट कर दूं भव्या? पोर्शन बताओ कहां से रिपीट कर दूं? भव्य बोलो, क्या कर रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार ये येलो वाला पोर्शन बता दो। कुछ नहीं है, ये देखो मैंने क्या किया है, ये माइनस ए टू 0, उसको 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते थे, तो मैंने ये माइनस ए टू 0 वाले पोर्शन को ये डाल दिया है यहां से।
बस मैंने इन दोनों कंबाइन कर दिया क्योंकि लिमिट सेम हुआ करती थी। बस उसके बाद f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ गया मतलब फंक्शन इवन हो गया, तो ये एफ एक्स बन गया, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2f(x) बन गया, 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और अगर आपका f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो ये माइनस एफ एक्स हो गया, एफ एक्स कैंसिल हो गया, ये आंसर कितना हो गया 0 आ गया आंसर। ओके सर, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए, नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। सर वो येलो वाले में सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला इसलिए ना, देखो लिमिट सेम है ना 0 to a। नहीं सर, इससे ऊपर वाला, ये वाला, हाँ इसमें सेकंड, इसमें सेकंड, ये यही वाला। अरे इतना क्यों नहीं पूछा यही तुमने वाला। उस टाइम भानु जब सब लिखा हुआ था यहाँ पे? तो x को तुमने रख दिया -t, ठीक है? सर तो ये तो आ गया तो समझ में, वो नहीं आया था। तो यही तो बस मैंने सब्स्टिट्यूट ही तो किया, dx इज इक्वल्स टू -dt, तो dx की जगह -dt रखोगे तो माइनस इसलिए बाहर आ गया, x की जगह -t रखोगे ये बाहर आ गया, लिमिट डालो, x की जगह -a डाला तो -a इज इक्वल्स टू -t, t की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गया, तो ये आ गया, है ना? फिर 0 डाला यहाँ पे तो 0 इज इक्वल्स टू -t, t की वैल्यू कितनी आई 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, बस। उसके बाद क्या करेंगे भानु? उसके बाद लिमिट भी सब्स्टिट्यूट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया, बस ये -a to 0 लिखा हुआ है। हमने बताया था प्रॉपर्टी कि अगर आप ये फिर से चेंज कर देंगे लिमिट 0 और a को तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 to a f of माइनस t dt बन गया। बंद हो गया भानु सब कुछ? क्या दिक्कत है? हाँ सर, ये आगे का तो आ गया। हो गया, बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चलिए ये क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करो जल्दी। हुआ?
हुआ? चलिए, नहीं हुआ, सामने देखिए। हाँ भाई, ये दे रखा है -1 से 1 e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। भाई मैंने बोला था -a to a होते ही सबसे पहले फंक्शन में आप एक ही चीज चेक करेंगे, f ऑफ -x। तो यहाँ पे कितना है, e की पावर -x, e की पावर माइनस ऑफ -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x। तो ये कितना हुआ, e की पावर -x, ये e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x। तो यार क्या ये fx है क्या? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नीचे e की पावर -x आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बन क्या रहा है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ऊपर बनेगा e की पावर x, ये e की पावर -x अपॉन ये जाएगा e की पावर 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x। तो e की पावर x प्लस 1 इंटू में कितना आ जाएगा, e की पावर x। तो ये है f ऑफ -x, ये बन रहा है f ऑफ -x इज इक्वल टू, ये बन गया fx टाइम्स ऑफ e की पावर x। अब यार इसका क्या करें, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हमें तो इतना बताया गया था कि अगर f ऑफ -x अगर -fx आ जाए तो ऑड हो जाएगा, f ऑफ -x अगर fx आ जाए तो इवन हो जाएगा। अगर ऑड आ गया तो ये आंसर कर देना 0, अगर इवन आ जाए तो 2 टाइम्स करके सॉल्व कर लेना। लेकिन हम तो यहां फंस गए। तो जब भी ऐसे आप फंसोगे तो आपको इसे, जो ये इंटरमीडिएट स्टेप नहीं था, ये मैंने बताया इसलिए था ये वाला, कि -a to a को आप लिख सकते हैं 0 to a fx प्लस f ऑफ -x। इसमें हम चेंज करेंगे जब भी आप इस तरीके से फंसेंगे, ठीक है, उसमें हम इसे चेंज कर लेंगे। तो विच इज -1 to 1, ये देखो fx इसको माना हुआ था मैंने, प्लस f ऑफ -x, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो -1 to 1 fx कितना हुआ, e की पावर x, e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर x प्लस f ऑफ -x, ये कितना आ जाएगा, e की पावर -x प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में dx। ठीक है, बस आप एलसीएम ले लीजिए और कुछ नहीं है आपको। -1 to 1 आपने लिया एलसीएम, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर x प्लस इसको हमने अभी सॉल्व किया था, देखो जरा यहाँ पे इसको सॉल्व करके यही आया था, e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर x। तो ये मैंने लिख दिया e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर -x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x। ये पूरा का पूरा चल रहा है किसके अंदर, dx में। तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 to 1। आप e की पावर x और e की पावर -x इसको कॉमन निकाल लीजिए, ये पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन नीचे वाला भी पार्ट कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे e की पावर x। तो ये वाला पोर्शन इससे कट गया, तो आंसर कितना आ गया, -1 to 1 e की पावर x, e की पावर -x dx। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और इसका माइनस e की पावर -x, -1 to 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, e की पावर 1 और ये आ जाएगा e की पावर -1 प्लस यहाँ पे माइनस e की पावर -1 और माइनस ऑफ माइनस e की पावर माइनस प्लस 1 हो जाएगा यार। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया माइनस e की पावर -1, यहां से आ जाएगा प्लस e की पावर 1। ठीक है, तो देखो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2e। गड़बड़ तो नहीं है अपना आंसर में, देख लेते हैं।
मिस्टेक है हमारे आंसर में, तो क्या मिस्टेक है एक बार चेक कर लेते हैं। सर लिमिट 0 to 1 होंगी। यस, लिमिट के साथ हमने छेड़खानी नहीं की। हाँ सर 0 to 1 हो गई। बिल्कुल, लिमिट रहेगी 0 to 1। ये अपनी मिस्टेक है यार, एकदम सही। तो ये 0 to 1 0 to 1 एकदम सही है यार, इसे हटा दिया। तो ये आ जाएगा e की पावर 1, ये आ जाएगा माइनस e की पावर 0, यहां से आ जाएगा माइनस e की पावर -1 और माइनस ऑफ माइनस e की पावर 0। इसे सॉल्व कर लो, e की पावर 1, ये 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 अपॉन e, और ये कितना आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा आपके पास में +1 आ जाएगा बस। तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, ये e² -1 अपॉन e बन जाएगा। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ये मिस्टेक है यार, ये सही बात थी, मैंने खुद ही यहाँ पे लिखा है कि ये लिमिट चेंज होकर 0 to a आ जाएगा, वो लिमिट मैंने चेंज नहीं किया, इसकी वजह से मिस्टेक हुआ। ठीक है, बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर बोलो। सर अगर हम इसको सेपरेट कर दे तो? कैसे सेपरेट कर देंगे? सर जैसे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, दोनों को सेपरेट कर देंगे। e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x बन गया आगे, और फिर सर प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। मतलब सर मैं समझा नहीं। सर सेपरेट मतलब? हाँ हाँ, तुमने अलग अलग कर दिया ना, इस हिस्से को बोल रहा हो ना? हाँ तो सर। ठीक है, आगे बताओ फिर क्या किया तुमने? तो सर e की पावर x को t ले लेंगे, तो उससे क्या हो, 1 अपॉन t बनेगा। फिर इसमें कैसे किया? ये e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, इसमें तो ठीक है, इसमें क्या किया? सर e की पावर x को t लिया, तो 1 अपॉन t भी बन जाएगा इसमें, तो फिर तो बहुत लंबा नहीं खींचेगा ये क्या बन जाएगा? मतलब e की पावर x को तुमने t लिया, तो रिप्लेस कैसे करोगे dt वाले पोर्शन को dx को? ठीक है सर, समझ आ गया, है ना? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। सर सर जैसे ये यही वाला जो भव्य पूछा था e टू पावर x को t लेके करें, हाँ, तो उसमें मतलब लिमिट भी चेंज होगी? उसमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी? और क्या, लिमिट जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे ना, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर। जब